पिछली क्लास नंबर 3 में मैंने कवर किया था कि ग्रीटिंग्स क्या होते हैं, अभिवादन क्या होता है और कौन सा अभिवादन, कौन सा ग्रीटिंग्स किस समय बोला जाता है। यानी मॉर्निंग में क्या बोलते हैं, आफ्टरनून में क्या बोलते हैं, इवनिंग में क्या बोलते हैं, उसके बाद जो रात को या नाइट्स को जो हम किससे विदाई लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं। उसके अलावा मैंने कुछ महत्वपूर्ण रिलेशंस जो हमारे जीवन में जितने भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनके रिलेशंस को हम कैसे कैसे उन क्या क्या बोलते हैं। उसके बाद कुछ मैनर्स और पोलाइटनेस वाले जो कुछ वर्ड्स थे वो मैंने आपको बताए थे कुछ सेंटेंस के साथ। जो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही यूजफुल होने वाली है, ग्रामर से रिलेटेड है। ग्रामर शुरू करो उससे पहले कुछ वर्ड मीनिंग आपको बता देता हूं ताकि ग्रामर को समझने में आपको आसानी हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और जो 26 लेटर्स होते हैं उसमें कॉन्सोनेंट और वोल्स को मिलाने से जो वर्ड बनता है, उनसे जो वर्ड बनता है तो वो कैसे बनता है। तो ये सारा मैंने वोल्स में आपको बताए थे, कॉन्सोनेंट भी बता दिए हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, यानी अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं और जो वर्ड बनते हैं वो कॉन्सोनेंट और वोल्स को मिलाकर के ही वर्ड बनते हैं। तो कैसे वर्ड का क्या डेफिनेशन है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, यानी जो अक्षरों का मेल है उससे ही शब्द बनता है। और फिर दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। और जो यहां लेटर था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड एंड यहां पे जो है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी वर्ड के कॉम्बिनेशन से, वर्ड के जोड़ने से आपका सेंटेंस बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ sentences, combinations of sentences is called part of speech। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस मिलने से पार्ट ऑफ स्पीच बनता है। जिस प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, उसी प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसको शुरू करो उससे पहले कुछ मीनिंग है। किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के लिए हमको जरूरी होता है सबसे पहले नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठवां है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन, नाइन्थ है
नाउन नंबर। 10वां है नाउन जेंडर। 11वां है नाउन केस। और जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों के मेल से सेंटेंस बनता है। और वो जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या उनके पार्ट ऑफ स्पीच हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच पहले मैं थोड़ा ग्रामर में एक शुरुआत कर देता हूं कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम क्या क्या लेते हैं। उसमें सबसे पहले होता है नाउन यानी संज्ञा। उसके बाद होता है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। उसके बाद है एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। उसके बाद उसके अलावा 8 तो ये पार्ट ऑफ स्पीच है, और ये 3 और दिए गए इसमें। नाउन नंबर यानी संज्ञा, जो संख्या जिसमें आती है जिस सेंटेंस में, उसको कहते हैं नाउन नंबर। सेकंड है नाउन जेंडर यानी लिंग। जैसे लिंग 2 किस्म के इंग्लिश में 3 किस्म के होते हैं, आमतौर पे लिंग 2 किस्म के होते हैं। जैसे हिंदी में होता है पुरुष लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन इसमें 3 होते हैं, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। और उसके बाद है नाउन केस यानी संज्ञा कारक। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच के ही हिस्से हैं। तो इनको शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि जब वो वर्ड मीनिंग नहीं पता चलेगा आपको, तब आप इसमें नहीं पहुंच पाओगे। तो आप इसको नोट जरूर जरूर करना, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। यहां लिखता हूं मैं पहले वर्ड, इसके बाद आएगा प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद आएगा मीनिंग इन हिंदी, यानी हिंदी में उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि इंग्लिश में तो खुद ही अपने में उसका एक अपना मीनिंग है, लेकिन उसको हम हिंदी में क्या मीनिंग कहते हैं, क्या मीनिंग होता है उसका, वो मैं आपको बताता हूं। अभी जैसे एक है आई। आई एक सिंगल लेटर है, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है बहुत बड़ा है। आई मतलब मैं यानी मेरे लिए। तो जहां पे मैं शब्द यूज होता है वो आई। मैं उसी प्रकार से यू, इसमें आप तुम। अगर हम हिंदी में किसी को आप कहेंगे तो उसका यू, और तुम भी कहेंगे उसके लिए भी यू। ही, वह, ये किसके लिए आएगा, पुल्लिंग। जहां पर हम पुरुष लिंग को संबोधित करेंगे ही, वो ही का किसके लिए आएगा, वह। इससे पता चलेगा, इस ही से पता चलेगा वो किसी लड़के या किसी पुरुष के लिए यूज हो रहा है। सी, वह स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा। उसके बाद युवा, युवा
आपका और तुम्हारा। जहां पर हिंदी में आपका और तुम्हारा यूज होगा वहां पे इंग्लिश में योर बोला जाएगा। आवर, आवर, हमारा। तो इसको और भी बोलते हैं, आमतौर पे आवर भी बोलते हैं। तो इस ओ का जो मैंने प्रोनाउंसिएशन पहले बताया था, आ भी है और अ भी है। तो यहां पर आवर, आवर मीन हमारा। क्लियर? उनका, उनका किसके लिए? बहुवचन। देयर मीन उनका, यानी जहां पे बहुत सारे पर्सन होंगे, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, वहां पे देयर यूज किया जाएगा। उसका मतलब उनका। हिज, हिज मीन उनका या उसका। हिज, जहां पे हिज यूज होगा उससे आप ये समझ लीजिए कि वो सिंगल व्यक्ति के लिए या किसी बच्चे के लिए। किसके लिए? पुल्लिंग में, वो भी पुल्लिंग में। पुल्लिंग में सिंगल वचन के लिए हिज यूज किया जाता है। उनकी या उसकी, या, या उनका। ये जहां पे हर होगा वहां पे उनकी उसकी किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए, एक वचन। यानी सिंगल स्त्री के लिए हर आएगा, जहां पे यूज होता है हिंदी में उनकी, उसकी या उनका, तो वहां पे हर यूज किया जाएगा। ये आप एक बार जरूर अपने नोटबुक में नोट करना है इसको। एक वचन में हिम यूज होगा उनको। बहुवचन में देम। एक है माई सेल्फ, ये मेरे के लिए माई सेल्फ, यानी जहां पे खुद के लिए आएगा वो माई सेल्फ। तो इसमें मैं सेंटेंस बना के दिखाऊंगा आपको कैसे माई सेल्फ यूज होता है, कहां यूज होता है।
तो पहले आप ये समझ जाओ, जो माई सेल्फ यानी स्वयं के लिए, यानी जहां पे मैं खुद अपने बारे में बताऊंगा वो माई सेल्फ होगा। हिम सेल्फ पुल्लिंग में, वो जब अपने बारे में कोई बताएगा, हिम सेल्फ, हर सेल्फ यानी स्वयं के लिए स्त्रीलिंग में हर सेल्फ यूज आएगा। योर सेल्फ यानी उनके लिए, बहुत सारे उनके लिए पुल्लिंग में, या जो एक वचन हो लेकिन हो योर, तो एक वचन में योर सेल्फ के लिए योर सेल्फ आएगा। एक वचन में अगर बहुत सारे होंगे तो उनके लिए योर सेल्फ जाएगा। देम सेल्फ यानी उनके लिए, वे स्वयं के लिए, उनके लिए। और इट सेल्फ यहां पे नॉन लिविंग यानी जैसे कोई वस्तु या कोई भी ऐसी नॉन लिविंग कोई थिंग्स है उसके लिए, जिनकी बेजान चीज के लिए, वो उसके लिए आएगा इट सेल्फ। तो ये सारे इनका जो मतलब होता है स्वयं। इन सारा का मतलब होता है स्वयं। इसमें कुछ वर्ड्स जो है एम, जो मैंने एक आई लेटर बताया था मैं के लिए, उसमें वैसा एम यूज होता है। एम मतलब हूं। एम का मतलब हूं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आएगा आई एम अ बॉय, यानी मैं एक लड़का हूं, तो हमेशा आई के साथ एम आएगा। इज, इज है, आर है, ये सारी मैं सहायक क्रिया है। ये आगे मैं ग्रामर में बताऊंगा इनका यूज कैसे, इनको क्या बोलते हैं। इनको बोलते हैं वैसे सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। वज था, वे थे, ये सारी इंग्लिश की हेल्पिंग वर्ब है। इन्हें सहायक क्रिया इन्हें बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इनका यूज कैसे कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा। ये सिर्फ अभी आपने मीनिंग देखने के मतलब क्या होता है, ताकि आगे जब सेंटेंस में बनाऊंगा तो आपको मीनिंग उसका आ जाए। दिस, यह, दैट, वह, दीज, दीज ये, दोज वे, हियर यहां, एक बार मीनिंग देख लो। एम, हूं, इज, है, आर, है, वज, था, वह, थे, दिस, यह, दैट, वह, दीज ये, दोज वे, हियर यहां, देयर,
वहाँ। तो ये कुछ मीनिंग है, कुछ और भी मीनिंग है, लेकिन अभी जितने मीनिंग मैंने आपको बताए हैं उनके मैं दो दो सेंटेंस बना के आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे सेंटेंस है। उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रॉपर ग्रामर नाउन से, जो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में जो बताए हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के क्या क्या यूज होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच के सारे भेद जो है वो मैं आपको बताऊंगा। और आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आधा आधा घंटे की आप काफी लंबी है, तो जो अननोन पर्सन या जो इंग्लिश अभी सीख रहा है वो काफी बोर हो जाएगा। तो छोटी छोटी वीडियो बनाने से अच्छे ढंग से समझ सके।